Welcome to ABC Campus. Our subject is CAF 3 Business Law, chapter number 16 Accounts and Investment, and sixth video on the topic Definition of Associated Companies from ICAP Study Text 2020, and I am your facilitator Kashif Adil. So हमारा जो थर्ड सेक्शन और लास्ट सेक्शन है इस चैप्टर का वो इन्वेस्टमेंट पर है। इसके अंदर हम सबसे पहले इस वीडियो के अंदर डेफिनेशन ऑफ एसोसिएटेड कंपनी को कवर करेंगे। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनीज को फोकस करेगी और बेसिकली इसी रूल को समझाने के लिए डेफिनेशन ऑफ एसोसिएटेड कंपनी जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर आवर सिलेबस। उसके बाद उससे एक नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद इन्वेस्टमेंट्स के बारे में भी एक और वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे। तो ये थर्ड सेक्शन को इन 3 वीडियोज़ के अंदर कवर किया जाएगा। अब डेफिनेशन ऑफ एसोसिएटेड कंपनीज पर चलते हैं। डेफिनेशन ऑफ एसोसिएटेड कंपनीज जो है वो एक काफ़ी बड़ी डेफिनेशन है और ये एसोसिएटेड कंपनीज, एसोसिएटेड अंडरटेकिंग, दोनों जो डेफिनेशन है वो बेसिकली ये सेम मीनिंग समझा जाता है। यहाँ पर आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि अंडरटेकिंग्स का मतलब है बिजनेस, जो कि शायद कंपनी की फॉर्म में नहीं होगा, जैसे सोल ट्रेडर या पार्टनरशिप। तो कंपनी के अलावा जो बिजनेसेस होते हैं उन्हें अंडरटेकिंग्स कहा जाएगा। अंडरटेकिंग का लफ्ज कुछ जगह पे लॉ में प्रॉमिस के तौर पर यूज होता है और कुछ जगह पे बिजनेस के तौर पे यूज होता है। सो ये जो डेफिनेशन है इसमें स्टार्टिंग पॉइंट में देखें कि मींस एनी 2 और मोर कंपनीज और अंडरटेकिंग और अ कंपनी एंड एन अंडरटेकिंग इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर इन द फॉलोइंग मैनर। अब इसमें ये हमारे लॉ की सबसे बड़ी डेफिनेशन है और फिर इसके हर पॉइंट के अंदर जो है वो टेक्निकलिटीज भी हैं। तो इसके अंदर 3 डेफिनेशन पॉइंट हैं और 4 एक्सेप्शन पॉइंट्स हैं। तो जब हम एसोसिएटेड कंपनीज या अंडरटेकिंग्स की बात करेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि हम 2 कंपनीज की बात कर रहे हो सकता है हम 2 अंडरटेकिंग्स की बात कर रहे हो सकता है हम एक कंपनी और एक अंडरटेकिंग की बात करें जो इंटरकनेक्टेड होंगी इन 3 वेज में, 1 2 3। और इसकी फिर 4 एक्सेप्शंस भी लॉ में मेंशन है, यानी ये डेफिनेशन जो आपके सामने ये हाफ डेफिनेशन है। इसी डेफिनेशन के अंदर जो चीज़ें डेफिनेशन का हिस्सा नहीं है उनको भी हम देखते हैं, वो 4 एक्सेप्शन पॉइंट्स हैं। तो ये 4 एक्सेप्शन पॉइंट्स हैं कि डायरेक्टरशिप 2 टाइप की, फिर शेयर्स की ओनरशिप 2 टाइप की, ये एक्सेप्शन के टाइप में। तो इसके अंदर क्योंकि जो डेफिनेशन प्रिंट हुई हुई है उसके अंदर कुछ करेक्शंस भी आईकैप ने आइडेंटिफाई करके दिए हैं, तो उनको हम सबसे पहले इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। तो दिसंबर 30, 2020 में आईकैप ने स्टडी मटेरियल गाइडेंस जो है इशू की थी और उसके अंदर उन्होंने ये बताया चैप्टर नंबर 16 पेज नंबर 491 के लिए कि द वर्ड्स और द इन्वेस्टमेंट इन कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान शैल बी कंसिडर्ड एज डिलीटेड। तो ये हमने डिलीट कर देना है। थर्ड बुलेट पॉइंट के अंदर ये वर्ड्स लिखे हुए थे तो इनको हम डिलीट कर देंगे। उसके बाद है द वर्ड्स वेयर सच शेयर्स आर नॉट बेनिफिशियली ओन्ड बाय द सेंट्रल डिपॉजिटरी शैल बी इंसर्टेड एट द एंड ऑफ द लास्ट बुलेट पॉइंट। यानी बिल्कुल आखिर में यहाँ पर हम ये वर्ड्स ऐड कर देंगे कि वेयर सच शेयर्स आर नॉट बेनिफिशियली ओन्ड बाय द सेंट्रल डिपॉजिटरी। तो पहले तो हम अपनी इस डेफिनेशन के अंदर ये जो 2 करेक्शंस हैं इनको इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं और अब हम 1 बाय 1 इन 3 डेफिनेशन पॉइंट्स को और फिर 4 एक्सेप्शन पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे होंगे। सो सबसे पहला पॉइंट क्या है? इफ अ पर्सन हु इज द ओनर और अ पार्टनर और डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी और अंडरटेकिंग और हु डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यानी इनडायरेक्टली का मतलब होगा थ्रू स्पाउस और माइनर चिल्ड्रन, होल्ड्स और कंट्रोल्स शेयर्स कैरिंग नॉट लेस देन 20% ऑफ द वोटिंग पावर इन सच कंपनी और अंडरटेकिंग। अच्छा, अब ये एक बात है कि इनमें से कोई एक चीज हो। फिर इज आल्सो, ये कनेक्टिंग पॉइंट है कि एक ऐसा पर्सन जो इनमें से किसी कंडीशन को पूरा करता और वो आल्सो, दोबारा भी सेम बात रिपीट हो रही है कि वो ऑनर हो, पार्टनर हो, डायरेक्टर हो या होल्ड करता हो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 20% शेयर अप इन दैट कंपनी और अंडरटेकिंग, तो एक और कंपनी के अंदर भी वो करता हो। अब ये जो पॉइंट है ये वैसे पढ़ने में मेरी ये सजेशन है कि आप लोग इसको 3 पोर्शन में करके पढ़ें। यानी पहला पोर्शन होगा स्टार्ट से लेके इस पॉइंट तक, फिर आल्सो वाला पॉइंट और फिर इसके बाद से लेकर एंड तक। अच्छा, इसको हम इस पॉइंट को थोड़ा सा अब हम सिंप्लीफाई करते हैं। सो
एक कंपनी और अंडरटेकिंग में एक शख्स ऑनर है, पार्टनर है, डायरेक्टर है या होल्ड्स करता है 20% और मोर वोटिंग पावर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली मतलब खुद और इनडायरेक्टली मतलब है स्पाउस और माइनर चिल्ड्रन के थ्रू। और वही शख्स, सेम पर्सन जो यहां पर ऑनर, पार्टनर या डायरेक्टर है, वो एक और कंपनी और अंडरटेकिंग में ऑनर, पार्टनर, डायरेक्टर या होल्डर ऑफ 20% शेयर है, तो फिर ये दोनों कंपनीज आपस में एसोसिएटेड अंडरटेकिंग समझी जाएंगी। तो फॉर एग्जाम्पल ये जरूरी नहीं है कि सेम हो, यानी एक कंपनी ए में एक अंडरटेकिंग ए में एक पर्सन जो है ऑनर है और अंडरटेकिंग 2 में भी ऑनर है, तो भी एसोसिएटेड हो जाएंगी। और अगर एक में ऑनर है और दूसरी में पार्टनर है तब भी हो जाएंगी। एक में ऑनर है, एक में डायरेक्टर है, तब भी हो जाएंगी। एक में ऑनर है और एक में होल्डर ऑफ 20% शेयर है, तब भी हो जाएंगी। तो इसी तरीके से यानी एक तरफ का पॉइंट दूसरी तरफ के पॉइंट से किसी भी वे में कनेक्ट होता हो तो वो पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। तो ये फिर एसोसिएटेड कंपनीज कहलाएंगी अगर ये रिलेशन हो, यानी सेम पर्सन के पास इन चार में से कोई एक रोल है एक कंपनी और अंडरटेकिंग के अंदर, और उसी पर्सन के पास एक और कंपनी और अंडरटेकिंग में इन चार में से कोई एक रोल है, तो ये इंटरकनेक्शन जो इन दो कंपनीज या अंडरटेकिंग का समझा जाएगा वो एसोसिएटेड समझा जाएगा। इस पर अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। बाबर इज डायरेक्टर इन एबीसी लिमिटेड एंड ही इज आल्सो ऑनर ऑफ मोर देन 20% शेयर्स इन जेकेएल प्राइवेट लिमिटेड। तो एबीसी लिमिटेड एंड जेकेएल लिमिटेड शैल बी कंसीडर्ड एसोसिएटेड कंपनी। तो ये कंपनीज एसोसिएटेड हो जाएंगी। अब इसको अगर हम इलस्ट्रेट करते हैं तो एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है, उसमें बाबर जो है वो डायरेक्टर है, और एक और कंपनी है जेकेएल प्राइवेट लिमिटेड, बाबर उसमें 20% वोटिंग पावर को होल्ड करता है। तो इसका मतलब होगा कि एबीसी लिमिटेड और जेकेएल आपस में एसोसिएटेड कंपनी समझी जाएंगी, क्योंकि बाबर जो सेम पर्सन है वो ही दोनों जगह पर कनेक्शन की वजह है। तो ये दोनों कंपनीज बाबर की वजह से एसोसिएटेड हैं, क्योंकि बाबर एक कंपनी में डायरेक्टर है और एक में उसके पास 20% से ज़्यादा की वोटिंग पावर है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आजम इज अ डायरेक्टर इन एबीसी लिमिटेड, अ पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। इफ ही इज आल्सो डायरेक्टर इन डीईएफ लिमिटेड, then both ABC Limited and DF Limited shall be considered as associated companies of each other due to presence of common director। आजम क्योंकि जो कॉमन डायरेक्टर है उसकी वजह से इन दोनों कंपनीज को एसोसिएटेड समझा जाएगा। तो यहां तक के पॉइंट को जरा इलस्ट्रेट करते हैं। तो एबीसी लिमिटेड है, आजम उसमें डायरेक्टर है, और डीएफ लिमिटेड है, आजम उसमें भी डायरेक्टर है। तो इन दोनों कंपनीज को आपस में एसोसिएटेड कंसीडर किया जाएगा कॉमन डायरेक्टरशिप की वजह से। अब आगे चलते हैं। आजम इज आल्सो अ पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म नेम जीएचआई इंटरप्राइज, देन ऑल द अबव नेम 3 बिजनेसेस। जीएचआई इंटरप्राइज में भी आजम जो है वो पार्टनर है। तो अब ये तीनों, दो कंपनीज और तीसरी जो ये अंडरटेकिंग है, ये तीनों एसोसिएटेड अंडरटेकिंग कंसीडर होंगी। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो पॉइंट यहां पर, अब क्योंकि दो कंपनीज हैं और एक जो है ये जीएचआई एंटरप्राइज जो है ये कंपनी नहीं है, तो अब इनको एसोसिएटेड कंपनीज नहीं कहा जाएगा, इन्हें एसोसिएटेड अंडरटेकिंग्स कहा जाएगा। तो एसोसिएटेड अंडरटेकिंग्स जो हैं वो इन तीनों को, एबीसी लिमिटेड, डीएफ लिमिटेड और जीएचआई एंटरप्राइज को कहा जाएगा। और ये तीनों क्यों एसोसिएटेड हैं, ये आजम इनमें कॉमन है, उसकी वजह से ये एसोसिएटेड अंडरटेकिंग्स कहलाएंगी। डेफिनेशन का सेकंड पॉइंट अब देखते हैं। इफ द कंपनीज और अंडरटेकिंग्स आर अंडर कॉमन मैनेजमेंट और कंट्रोल, एक पॉइंट, और इसी के अंदर दूसरा पॉइंट है, और वन इज द सब्सिडरी ऑफ अनदर। तो अगर दो कंपनीज के दरमियान सब्सिडरी वाला रिलेशनशिप हो या दोनों कंपनीज की जो मैनेजमेंट और कंट्रोल है वो कॉमन है, तो फिर भी उनको एसोसिएटेड समझा जाएगा। इसको भी हम इलस्ट्रेट कर लेते हैं। तो लेट्स से एबीसी लिमिटेड एक होल्डिंग कंपनी है और डीएफ लिमिटेड उसकी एक सब्सिडरी है, और उसकी एक और सब्सिडरी भी है केएलएम लिमिटेड, जो सब्सिडरी 2 जिसे हम नाम दे देते हैं। अब एबीसी लिमिटेड और डीएफ लिमिटेड सब्सिडरी का रिलेशन है इनके दरमियान, तो इस वजह से ये एसोसिएटेड कंपनीज कहलाएंगी। सेम वे में एबीसी और केएलएम के दरमियान भी सब्सिडरी का रिलेशनशिप है, तो ये भी एसोसिएटेड कहलाएंगी।
अब इंटरेस्टिंगली DEF और KLM के दरमियान सब्सिडरी का रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन ये भी एसोसिएटेड होंगी। और ये क्यों एसोसिएटेड होंगी? क्योंकि इन पे कॉमन कंट्रोल है। किसका कॉमन कंट्रोल है? ABC लिमिटेड का। तो जिसकी वजह से DEF और KLM आपस में एसोसिएटेड कंपनीज बन गए। तो सिमिलर जो है एग्जांपल हमारे पास है शेयर करने के लिए। ABC लिमिटेड इज होल्डिंग कंपनी ऑफ DF लिमिटेड एंड KLM लिमिटेड। तो ABC लिमिटेड एंड DF लिमिटेड शैल बी कंसिडर्ड एसोसिएटेड कंपनीज एज द लेटर इज सब्सिडरी ऑफ द फॉर्मर। तो ये जो रिलेशनशिप है ये इस पॉइंट से कवर हो रहा है। दूसरा है ABC लिमिटेड एंड KLM लिमिटेड, वो भी किस पॉइंट पर होंगी? सब्सिडरी की वजह से। तो ये जो सेकंड बुलेट का पॉइंट है ये यहाँ पे कवर हो रहा है। तीसरा ये कि DF लिमिटेड और KLM लिमिटेड भी एसोसिएटेड कंपनीज हैं। क्यों? क्योंकि अंडर कॉमन कंट्रोल ऑफ ABC लिमिटेड है। तो ये तीसरा पॉइंट यहाँ पे कवर हो रहा है। तो ये इस एक पिक्चर को आप बनाकर इन तीनों पॉइंट्स को अंडरस्टैंडिंग के लिए कवर कर सकते हैं। अच्छा जी, थर्ड पॉइंट है एसोसिएटेड कंपनीज के अंदर कि इफ द अंडरटेकिंग इज अ मुदारबा मैनेज्ड बाय द कंपनी। अब इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि मुदारबा क्या होता है। तो मुदारबा जो है ये एक इस्लामिक पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट है। इस्लामिक जो पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें अरेबिक नेम्स हैं, और दो जो अरेबिक नेम्स इसमें सामने आते हैं, एक को कहते हैं मुशारिका। मुशारिका या शराकतदारी का लफ्ज़ भी उसी से निकला हुआ है। तो जिसमें दो, जिसे आप पार्टनरशिप कह सकते हैं। मुशारका जो सिंपल पार्टनरशिप होती है टिपिकली, कि लोग मिलकर पैसा लगाते हैं, मिलकर काम करते हैं और फिर शेयर कर लेते हैं प्रॉफिट, तो दैट इज कॉल्ड मुशारका। तो इस्लाम में पार्टनरशिप का एक और कॉन्सेप्ट भी है जिसे कहते हैं मुदारबा। मुदारबा में ये होता है कि एक पार्टी पैसा लगाती है, एक पार्टी अपनी स्किल्स और एफर्ट्स लगाती है, और फिर दोनों जो उस वेंचर होता है उसके प्रॉफिट को शेयर कहते हैं। तो इसको मुदारबा कहते हैं। अब पाकिस्तान में ऐसे बिजनेसेस करने के लिए, इस्लामिक स्टाइल ऑफ बिजनेस को प्रमोट करने के लिए मुदारबा के ऊपर एक लॉ इंट्रोड्यूस किया गया था 1980 के अंदर, मुदारबा फ्लोटेशन एंड कंट्रोल ऑर्डिनेंस 1980। और उस लॉ में जो है कुछ शराइत रखी गई। उसमें रिलीजियस बोर्ड वगैरह होता है जो अप्रूव करता है ताकि जो पैसा है वो इस्लामिक वे के अंदर यूज़ हो रहा हो पेरेंटली। तो इन दैट सिनेरियो एक कंपनी बनानी पड़ती है जिसे मुदारबा कंपनी कहते हैं। उसे एक किस्म का लाइसेंस मिलता है कि वो मुदारबा फ्लोट कर सकती है। मुदारबा को आप एक प्रोजेक्ट समझ लें, तो वो प्रोजेक्ट जो है वो मुदारबा कंपनी ही कर सकती है। अब हर किसी को अलाउड नहीं है कि वो मुदारबा जो है ना लॉन्च करे। वो मुदारबा कंपनी होगी, उसको लाइसेंस मिलेगा, बाकायदा उसके अप्रूवल्स होंगे, उसके बाद वो एक प्रोजेक्ट लॉन्च करेगी मुदारबा। तो एक मुदारबा कंपनी एक से ज़्यादा मुदारबा को भी चला सकती है। तो मुदारबा जो है इस्लामिक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, सेटअप क्रिएटेड इन ऑर्डर टू इंश्योर इंटरेस्ट फ्री फाइनेंसिंग। मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी, जो कंपनी मुदारबा चला रही होती है वो एक पब्लिक कंपनी बनाई जाती है, उसको लाइसेंस मिलता है जिसमें वो मुदारबाज को चलाती है। मुदारबाज सेपरेट लीगल एंटिटीज होती हैं, यानी लॉ की नज़र में मुदारबा कंपनी एक अलग पर्सन होती है, और जो मुदारबा का वो प्रोजेक्ट चला रहे होते हैं वो एक अलग पर्सन होती है। तो इसको हम थोड़ा इलस्ट्रेट भी कर लेते हैं। तो अगर एक मुदारबा कंपनी है और उसका एक प्रोजेक्ट है मुदारबा का, तो मुदारबा कंपनी और मुदारबा जो उसका प्रोजेक्ट है वो भी आपस में एसोसिएटेड अंडरटेकिंग्स कंसीडर होंगे। तो डेफिनेशन के तीनों पॉइंट्स कवर करने के बाद अब हम आएंगे उन सिचुएशंस पर जो एक्सेप्शंस हैं। तो हाउएवर फॉलोइंग डायरेक्टरशिप्स और शेयर होल्डिंग shall not be considered while ascertaining the status of companies to be associated। यानी ये चार सिचुएशन जो होंगी इनके अंदर रिलेशन, ऊपर की डेफिनेशन वाले पॉइंट्स फॉलो भी हो रहे हों तो भी उन कंपनीज को या अंडरटेकिंग्स को एसोसिएटेड नहीं कंसीडर किया जाएगा। तो ये चार एक्सेप्शन पॉइंट्स हैं जिनको हम फोकस कर रहे होंगे। तो पहला पॉइंट देखते हैं इसमें कि पहला पॉइंट क्या है। डायरेक्टरशिप ऑफ अ पर्सन बाय विर्चू ऑफ नॉमिनेशन बाय द कंसर्न मिनिस्टर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय सच गवर्नमेंट। तो अगर किसी पर्सन को डायरेक्टरशिप मिलती है नॉमिनेशन से, वो नॉमिनेशन अगर फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से हो, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से हो, या फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ओन्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरफ से हो, तो इस डायरेक्टरशिप की बेस पर कंपनीज को एसोसिएटेड कंसीडर नहीं किया जाएगा। अब इसको भी हम इलस्ट्रेट कर लेते हैं। सो लेट्स से कि ABC लिमिटेड में Adil is director, and in XYZ Limited, Adil is director nominated by government,
अब ये देखें, नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट का मतलब ये है, वैसे तो एक सेम पर्सन दो कंपनीज में डायरेक्टर होता तो हम कहते हैं कि एसोसिएटेड है, लेकिन ये जो एक्सेप्शन है ये अप्लाई जब हो जाएगी, क्योंकि नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट वाला है, तो इनको एसोसिएटेड कंपनीज कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो ये हमारे पहली एक्सेप्शन को हमने डिस्कस कर लिया। अब दूसरी एक्सेप्शन डिस्कस करते हैं, डायरेक्टरशिप ऑफ अ पर्सन अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर कोई हो तो उस एक कंपनी में, तो फिर दूसरी कंपनी के साथ भी कनेक्शन वंस अगेन नहीं बनेगा ऑफ एसोसिएटेड कंपनीज। तो इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो यहां पर एग्जांपल 15 है जो इसको एक्सप्लेन करेगी। साइमा इज डायरेक्टर इन एबीसी लिमिटेड, शी इज आल्सो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंटेड इन XYZ लिमिटेड। तो इनको एसोसिएटेड कंपनीज नहीं समझा जाएगा। तो हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो एबीसी लिमिटेड में साइमा इज डायरेक्टर, इन XYZ लिमिटेड साइमा इज डायरेक्टर बट शी इज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब आल दो सेम पर्सन दो कंपनीज में अगर डायरेक्टर हो तो उसको हम एसोसिएटेड कंपनी समझेंगे, लेकिन यहां पर सेम पर्सन इज डायरेक्टर लेकिन एक जगह पर क्योंकि वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो इनको एसोसिएटेड कंपनी नहीं समझा जाए। तो ये सेकंड एक्सेप्शन हो गई। थर्ड है शेयर्स ओन्ड बाय नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अच्छा, नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो है ये एक टाइप का म्यूचुअल फंड है गवर्नमेंट का, और इसमें ये होता है कि नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में लोग अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं और फिर ये स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कंपनीज में आगे इन्वेस्ट करते हैं। नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो है वो खुद कोई ऑपरेशनल किस्म का बिजनेस नहीं कर रहा होता। लोग इसके यूनिट्स खरीदते हैं, काइंड ऑफ शेयर्स, और ये जो पैसा लोगों से आता है उसको आगे स्टॉक एक्सचेंज में ये इन्वेस्ट करते हैं, और उससे स्टॉक एक्सचेंज पे जो इन्हें कैपिटल गेन होता है या डिविडेंड वगैरह मिलता है फिर वो आगे ये उन लोगों में शेयर कर देते हैं जिन्होंने इनमें इन्वेस्ट किया होता है। तो शेयर्स अगर नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के ओन्ड हो या ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ओन करता हो जो कि कंट्रोल्ड बाय फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, तो इस सिचुएशन में हालांकि हमने क्राइटेरिया पढ़ा हुआ है कि जी 20% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग होगी तो उससे एसोसिएटेड का स्टेटस बन सकता है, लेकिन नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ओन्ड कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट वाला सिनेरियो होगा तो वो एसोसिएटेड कंपनीज का स्टेटस नहीं बनेगा। इसको भी हम इलस्ट्रेट कर लेते हैं। सो नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो है वो ओन करता है 25 शेयर्स इन एबीसी लिमिटेड एंड 30% शेयर्स इन XYZ लिमिटेड। तो नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट NIT आप इसे कह सकते हैं। अब देखें कि सेम जो है पार्टी के दोनों कंपनीज में मोर देन 20% शेयर हैं। ये अगर NIT के अलावा या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ओन्ड बाय गवर्नमेंट के अलावा कोई होता तो हम इन कंपनीज को एसोसिएटेड कंपनीज कहते, लेकिन एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि ये एसोसिएटेड कंपनीज नहीं होंगी, तो ये एसोसिएटेड कंपनीज कंसीडर नहीं होंगी। अब हम अपने लास्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं कि शेयर रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ सेंट्रल डिपॉजिटरी। अब सेंट्रल डिपॉजिटरी का कॉन्सेप्ट क्या है ये थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। अगर एक कंपनी जो है वो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करती है, उसके लाखों करोड़ों की तादाद में शेयर हैं, कई कंपनीज के पास ऐसा होता है कि उन्होंने 10 मजीद कंपनीज में इन्वेस्टमेंट की हुई है, किसी के 4 लाख शेयर लिए हुए हैं, किसी के 10 लाख लिए हुए हैं, किसी के 15 लाख लिए हुए हैं। तो इतने सारे शेयर्स जो हैं वो होल्ड करना और फिजिकली अपने पास मेंटेन करना आसान नहीं होता। तो इसके लिए पाकिस्तान में 97 के अंदर एक लॉ बनाया गया था सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनीज का। तो सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी क्या करती है कि वो फिजिकल शेयर अपने पास रख लेती है, कंपनी जो है इन्वेस्टर उनके पास रजिस्टर्ड करवा लेते हैं, और वो फिर इन्वेस्टर को उन सारे शेयर्स के अगेंस्ट एक सफ़े का सर्टिफिकेट दे देती है और वो उनके पास एविडेंस होता है कि ये शेयर्स उनके हैं। तो सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी ने वो शेयर्स लोगों की अमानत के तौर पर रखे हुए होते हैं, और लोगों को आसानी ये होती है कि वो जो है उनके लिए शेयर्स की हैंडलिंग भी आसान हो जाती है, फिर शेयर का ट्रांसफ़र भी बड़ा आसान होता है सेंट्रल डिपॉजिटरी से। यानी आपको जाके शेयर्स लेकर आगे किसी को ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है एक एक शेयर को, बल्कि आप सिंपली जो है ना वो CDC को फॉर्म फिल करके देते हैं और CDC जो है ना आपके अकाउंट से दूसरे पर्सन के अकाउंट में कर देगी। तो CDC कंपनी के पास बड़े अच्छे से सेफ होते हैं जहाँ पर वो फिजिकल शेयर्स रखते हैं, और उसके साथ ही जो है ना उनके पास जो है ना IT सिस्टम बहुत अच्छा होता है जिसके थ्रू वो शेयर ट्रांसफ़र और रिकॉर्ड वगैरह को मेंटेन कर रहे होते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट ये है कि सेंट्रल डिपॉजिटरी जो है वो खुद शेयर कहीं इन्वेस्ट कर रही हो अपने नाम पर, तो वो तो बेनिफिशियली ओन्ड बाय सेंट्रल डिपॉजिटरी होंगे, तो वो वाला चीज़ नहीं। वेयर सच शेयर्स आर नॉट बेनिफिशियली ओन्ड बाय सेंट्रल डिपॉजिटरी। नॉट बेनिफिशियली ओन्ड का मतलब है कि उनके अपने नहीं है, बल्कि उन्होंने अमानत के तौर पर रखे हुए हैं। तो अमानत के तौर पर जब लोगों के शेयर सेंट्रल डिपॉजिटरी के पास हैं तो एक से ज़्यादा कंपनीज के शेयर हो सकते हैं सेंट्रल डिपॉजिटरी के पास।
बल्कि एक्चुअली हैं भी सही। तो उन कंपनीज को इस वजह से एसोसिएटेड नहीं समझा जाएगा क्योंकि सेंट्रल डिपॉजिटरी कोई एक शेयर होल्डर के तौर पर उन्हें ऑपरेट नहीं कर रहा, बल्कि सेंट्रल डिपॉजिटरी ने तो मुख्तलिफ लोगों के अमानत के तौर पर वो शेयर्स अपने पास रखे हुए हैं। तो इसको इलस्ट्रेट करते हैं। तो एबीसी लिमिटेड जी एक कंपनी है, उसके शेयर्स रजिस्टर्ड हैं विद सीडीसी। XYZ लिमिटेड है, उसके शेयर्स भी रजिस्टर्ड हैं विद सीडीसी। अब ये इवन 100% शेयर्स भी हों तो इन दोनों कंपनीज को एसोसिएटेड कंपनीज नहीं समझा जाएगा, हालांकि इन दोनों कंपनीज के सारे शेयर्स जो हैं वो सीडीसी के पास होंगे। अब क्योंकि सीडीसी के पास अपने बिहाफ पर नहीं होंगे, सीडीसी के पास इन्वेस्टर्स के बिहाफ पर होंगे, उनकी अमानत के तौर पर होंगे। तो ये हमने एक्सेप्शंस डिस्कस करनी थी, एंड आई एम होपफुल कि आपको ये जो एक्सेप्शंस हैं ये इसमें क्लियर हो गई होंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।